Good morning, student. I'm Deepika Sharma, your SS teacher. We have already started history, chapter number 4, tribals, the coast, and the vision of a golden age. And uh, in this chapter, your last topic is Birsa Munda. We have already read some topic. Firstly, we will start your last topic बिरसा मुंडा. बिरसा was born in the mid 1870. बिरसा का जन्म 1870 के मिड में हुआ था. द सन ऑफ अ पुअर फादर, वो एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे. हर फादर वाज अ वेरी पुअर. ही ग्रो अप अराउंड द फॉरेस्ट ऑफ बोहांडा, grazing sheep, playing the flute and the dancing in the local अखाड़ा. यदि हम बिरसा मुंडा के जन्म की बात करें तो उनके पिता बहुत ही गरीब थे. बिरसा का जन्म जो था वो भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और जो वहाँ के लोकल अखाड़े होते थे उसमें नाचते गाते हुए बीता था. फोर्स द पोवर्टी, गरीबी के बीच में. हिज फादर हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस लुकिंग फॉर वर्क. उनके पिता जो थे वो बहुत ही गरीब थे और गरीबी की वजह से काम की तलाश में उन्हें जगह जगह भटकना पड़ता था. एज एन एडोलसेंट इसमें जब वो छोटे बच्चे थे, बचपन काल से ही बिरसा के अतीत में हुए उन्होंने कुछ ऐसे इंसिडेंट सुने थे मुंडास कस्टम के बारे में, मुंडास के बारे में. अपराइजिंग ऑफ द पास्ट एंड सा द सिरदार्स ऑन द कम्युनिटी अर्जिंग द पीपल ऑफ रिवॉल्ट. उन्होंने बिरसा मुंडा ने अपने बचपन काल से ही उस ट्राइबल्स ग्रुप के कुछ मुखियाओं के विद्रोह के बारे में भी सुना था. बिरसा जिस समुदाय से बात करते थे, से बिलोंग करते थे, वहाँ के लोग ऐसे गोल्डन युग की बात करते थे जहाँ पर मुंडास लोग जो थे वो दिकूस के उत्पीड़न से पूरी तरह से आज़ाद थे. यानी जो दिकूस थे आउटसाइडर्स थे. हमने पिछले कुछ टॉपिक्स में पढ़ा था जो दिकूस होते थे वो बिरसा मुंडास की जो लैंड होती थी के लोगों की, ट्राइबल्स ग्रुप की जो लैंड होती थी उस पर ज़बरदस्ती अपना अधिकार करते थे. बट बिरसा मुंडा ने एक ऐसे स्वर्ण युग की बात की है यहाँ पर जहाँ पर मुंडास जो थे वो दिकूस से पूरी तरह से आज़ाद थे. उनका मानना था कि एक बार उनके समुदायों के अधिकार यदि उन्हें वापस फिर से मिल जाएंगे तो उनके पास जो है उनकी लैंड यदि उन्हें वापस मिल जाएगी तो वो फिर से अपने उस गोल्डन पीरियड में वापस चले जाएंगे. बिरसा वेंट टू द लोकल मिशनरी स्कूल. यहाँ पर हम बिरसा की बात करें तो बिरसा की हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो वो एक मिशनरी स्कूल में जाने लगे थे जहाँ पर मिशनरियों के जो सरमन्स होते थे, सरमन्स में जो उपदेश होते हैं उन्हें वहाँ सुनने का मौका मिलता था. और वहाँ पे भी उन्होंने ये सुना था कि जो मुंडा समुदाय है उस टाइम पर वो एक गोल्डन पीरियड था और इसीलिए वो दिकूस से मुंडास को फ्री करवाना चाहते थे और अपने खोए हुए अधिकारों को वापस पाना चाहते थे. उन्होंने यहाँ तक ये भी सुना था कि दिस वुड बी पॉसिबल इफ़ दे बिकेम गुड क्रिश्चियन एंड गेव अप देयर बैड प्रैक्टिसेस. उन्होंने सुना था वहाँ पे कि अगर वो एक अच्छे ईसाई बन जाते हैं और अपनी ख़राब आदतों को छोड़ देते हैं तो उन्हें बाद में बिरसा एक जाने माने धर्म के साथ, एक वैष्णव धर्म के साथ कुछ समय बिताने का उन्हें मौका मिलेगा. जिसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया भी था. उन्होंने जनेऊ धारण किया था और शुद्धता और दया पर भी जोर दिया था. इसके थ्रेड मीन्स जनेऊ धारण करना. बिरसा वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी ऑफ द आइडियाज़. बिरसा के ऊपर कुछ लोगों के विचारों का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था व्हेन हिज ग्रोइंग अप ईयर्स, जब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे थे. उसके बाद बिरसा ने आदिवासियों के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए थे. इसके बाद he urged that Mundas to give up drinking liquor, clean their village and stop believing in विचक्राफ्ट एंड सॉरेस्ट्री. उसके बाद उन्होंने मुंडास को से रिक्वेस्ट की कि वो शराब पीना बंद कर दे, गाँव को साफ रखे और साथ ही साथ जो जादू टोने, क्योंकि उस समय पर ट्राइबल्स ग्रुप में जादू टोनों में भी लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे थे और इस जादू टोनों में विश्वास ना करें. यहाँ पर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों, जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे और इसके बाद जो हिंदू लैंडलॉर्ड थे उनका लगातार विरोध किया. उनका मानना था कि जो मुंडास जीवन पद्धति है, जो मुंडास की लाइफ स्टाइल है, वो जो वो जो मिशनरीज़ हैं या हिंदू लैंडलॉर्ड हैं वो लगातार मुंडास की लाइफ पर इफ़ेक्ट डाल रहे हैं.
दैट दे वर रनिंग द मुंडा वे ऑफ लाइफ। इन 1895 की बात करें तो यहाँ पर बिरसा जो थे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए थे जो उनके साथ लगातार दिक्कूज़ का विरोध कर रहे थे। व्हेन मुंडाज लिव ए गुड लाइफ, यहाँ पर मुंडाज लाइफ में गोल्डन एज की बात की गई है। जैसे हम बात करते हैं गोल्डन एज एक ऐसा स्वर्ण युग जिसे सतयुग भी कहा गया। इट मीन्स द एज ऑफ ट्रूथ, सत्य का युग। यहाँ पर सभी लोग एक अच्छा जीवन स्पेंड करें। कंस्ट्रक्टेड अनबैंकमेंट्स, टैप्ड नेचुरल स्प्रिंग्स ऑन देयर लिविंग। यहाँ पर लगातार मुंडाज लोगों के लिए अच्छा जीवन जीने की बात की गई जो एक साथ मिलकर करें। साथ ही साथ कुदरती पे नेचुरली उनके लिए ओर्चार्ड्स, बगीचे हो, प्लांटेड ट्री, पेड़ों को लगाने की बात की गई। यानी एक ऐसा युग हो जहाँ पर सभी लोग सुखी एक अच्छे जीवन को कर सके। ऐसे ही बिरसा मुंडा ने एक ऐसे काल्पनिक युग की कल्पना की। दे लिव ऑनेस्टली, वो ईमानदारी के साथ रहना चाहते थे। बिरसा आल्सो वांटेड पीपल टू वंस अगेन वर्क फॉर देयर लैंड, वो चाहते थे कि वहाँ के लोग एक बार फिर अपना काम दोबारा से करें, सेटल डाउन, अपनी ज़मीन पर सेटल हो जाएं और अपने फील्ड को खुद ही कल्टिवेट करें। इन 1900 बिरसा डाइड टू कॉलरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। लेकिन कुछ समय बाद 1900 में बिरसा जो थे उनकी कॉलरा की वजह से डेथ हो गई थी। बट वरीड ब्रिटिश ऑफिशियल मोस्ट वाज द पॉलिटिकल एम ऑफ द बिरसा मुंडा। यदि हम यहाँ पर बात करें बिरसा मुंडा की तो ब्रिटिश शासन में अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के कुछ पॉलिटिकली ऐसे एम्स थे जिसके कारण से उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी हुई थी। For it wanted to drive out missionaries, money-lender, Hindu landlords and the government and set up Munda Raj with Birsa at its head। यहाँ पर हम बात करें तो यह आंदोलन मेनली क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ था, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे और गवर्नमेंट को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में एक नया युग जिसे मुंडा राज का नाम दिया गया सेटअप करने की बात की गई थी। The land policy of the British were destroying their traditional land system. Hindu landlords and moneylenders were taking over their land and missionaries were criticized their traditional culture। यहाँ पर यह आंदोलन इन्हीं ताकतों के साथ मुंडाओं की सारी समस्याओं और कष्टों का स्रोत माना गया था। उन्होंने माना गया था कि ब्रिटिश शासन जो है वो उन ट्राइबल्स की जो परंपरागत भूमि व्यवस्था है उसको नष्ट करना चाहती है, उनकी ज़मीन छीनना चाहती है और साथ ही साथ उनकी जो संस्कृति है, ट्रेडिशनल्स है, उसकी को भी क्रिटिसाइज़ कर रही है। एज द मूवमेंट स्प्रेड द ब्रिटिश ऑफिशियल डिसाइड टू एक्ट, दे अरेस्टेड बिरसा इन 1895। और यह आंदोलन धीरे धीरे बहुत तेज़ी के साथ फैलने लगा और ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन के खिलाफ बहुत ही कठिन से कठिन कार्रवाई करने का फैसला किया और इसका रिज़ल्ट ये आया कि 1895 में बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद उन्हें 2 साल की सज़ा भी दी गई। रियोटिंग मीन्स दंगे फसाद के आरोप में उन्हें 2 साल की सज़ा दे दी गई। व्हेन बिरसा वाज रिलीज्ड इन 1897, उसके बाद 2 ईयर्स के बाद 1897 में बिरसा को जेल से रिलीज़ कर दिया गया, छोड़ दिया गया और बिगिन टॉर्चर एक बार फिर जब 1897 में 2 साल के बाद बिरसा जेल से लौटे तो वो अब गांव समर्थन जुटाते हुए गांव में घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाया के लिए परंपरागत जो प्रतीक थे, सिम्बल्स थे और उन्हीं की लैंग्वेज का यूज़ किया। एंड अर्जिंग डैम टू डिस्ट्रॉय रावण, दिक्कूज एंड द यूरोपियन। यहाँ पर जो रावण कहा गया है वो दिक्कूज और यूरोपियंस को कहा गया था। उनके नेतृत्व में सबने एक नए युग को जो कि रावण जो दिक्कू या यूरोपियों को तबाह करने के लिए किया गया था। बिरसाज एंड स्टेबलाइज द किंगडम अंडर हिज लीडरशिप। यहाँ पर बिरसा द्वारा एक नए राज्य की स्थापना करने के बारे में कहा गया जिसे जो एक ऐसा गोल्डन पीरियड हो जहाँ पर सभी तरह के लोग सभी तरह की परेशानियों से दूर हो सके। एंड लास्ट दे रेज द वाइट फ्लैग एज द सिंबल ऑफ द बिरसा। उसके बाद
सफ़ेद झंडा जो था वो बिरसा राज का प्रतीक के रूप में चूज़ किया गया। इन 1900 बिरसा डाइड ऑफ कॉलरिया एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। 1900 में बिरसा जो थे उनकी डेथ हो गई कॉलरिया की वजह से, और ये आंदोलन धीरे धीरे जो था फेडेड आउट, ख़त्म होने लगा। हाउएवर द मूवमेंट वाज सिग्निफिकेंट इन एज टू वे। हम मूवमेंट की बात करें तो ये दो तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फर्स्टली इट फोर्स द कॉलोनियल गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस लॉ so that the land of the tribal could not be easily taken over by Dikus। इसमें सबसे पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा एक ऐसे कानून लागू करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया जिसमें जो दिक्कूस थे, आउटसाइडर थे, वो ज़बरदस्ती ट्राइबल्स ग्रुप की ज़मीन पर अपना कब्जा ना कर सके, उन्हें अपने अंडर में ना ले सके। और सेकंड की बात करें तो उन्होंने एक बार फिर बता दिया कि यहाँ पर It showed once again that the tribal people had the capacity to protect against injustice and express their anger। यहाँ पर दोबारा से इस शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को बताया गया कि आदिवासी वीक नहीं है, वो एक बार सक्षम है, और उन्होंने इस पूरे जो आंदोलन था इसमें बताया कि वो अपने अधिकारों के खिलाफ भी लड़ सकते हैं। सो योर चैप्टर इज़ completed now। So once again I revised again this chapter. We have already discussed some point in this chapter. Firstly we will discuss how did tribal groups live। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि tribals हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव। यहाँ पर हमने पढ़ा कि ट्राइबल्स ग्रुप्स की जो लाइफ थी वो कैसे थी। सो फर्स्टली दे वर हंटर एंड गैदर्स। सम ट्राइबल ग्रुप्स हंटर गैदर्स से शिकार करते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को इकट्ठा किया करते थे। सम वर जूम कल्टीवेटर्स। कुछ कैसे थे, कुछ जूम की खेती किया करते थे। जूम कल्टीवेटर, यू आल्सो नो जूम कल्टीवेटर्स क्या होता है। यहाँ पर कुछ फॉरेस्ट होते जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसे कहते हैं, जो एक फील्ड पर थोड़े समय के लिए काम करते थे और उसके बाद वो उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। थर्ड, सम हर्डेड एनिमल। कुछ ऐसे भी थे जो एनिमल्स को पाला करते थे। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन। लेकिन कुछ ऐसे भी हो गए थे जो कि अब एक जगह पर टिककर खेती करने लगे थे। योर सेकंड पॉइंट, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल। कैसे ब्रिटिश शासन का जो रूल था, कॉलोनियल रूल था, उसने ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ को इफ़ेक्ट किया था। व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स जो मुखिया थे, ट्राइबल मुखिया थे, उनके ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा था। सेकंड है आपका, व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ न्यू फॉरेस्ट लॉ बनाए गए थे और उनके क्या इफ़ेक्ट पड़े थे। एंड लास्ट, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। और ब्रिटिश शासन के आने के साथ जो है, या जो न्यू फॉरेस्ट लॉ बनने के साथ जो है, वहाँ पे जो ट्रेड्स थे उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। द सर्च फॉर वर्क एंड लास्ट द बिरसा मुंडा। So we have completed your history chapter number 4. Thank you very much.